हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। अच्छा खासा वेटेज आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या कि सॉल्यूशन ऐसा है कि दो से ज्यादा चीज है, उसको हमने एक साथ मिला दिए। वो ऐसे मिलाए कि आपस में ना तो रिएक्ट कर रहा है, और जो मिक्सचर बना उसको नेकेड आई से देख के नहीं हम बता सकते कि उसमें दो तीन चीज मिला हुआ है। तो क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो गया a homogeneous a homogeneous mixture of two or more non-reactive component, non-reactive component कि दो या दो से ज्यादा ऐसा कंपोनेंट लिया हमने कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करता, उनको ऐसे मिक्स किए कि वो होमोजेनियस मिक्सचर मिल गया। मतलब नेकेड आई से देख के हम नहीं बता सकते कि उसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है, तब उसी मिक्सचर को हम कह देंगे कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है उसको मेनली दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है सॉल्वेंट, जिसको हम पूरे चैप्टर में ए से डिनोट करेंगे, और एक होता है सॉल्यूट, और इसको डिनोट करेंगे बी से। तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जनरली रहता है लार्जर अमाउंट में, जनरली इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्वेंट जनरली लार्ज क्वांटिटी में रहता है। और सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वो है जो कम क्वांटिटी में रहता है। सॉल्यूट क्या है? जो कम क्वांटिटी में रहता है, जनरली इन लो क्वांटिटी। और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बराबर, मतलब सेम होता है। सेम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, सेम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा कि दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट को हम अगर मिक्स करें, वो अगर होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, तो उसे हम सॉल्यूशन कह रहे हैं। सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है उसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में रहता है, और एक होता है सॉल्यूट जो कम अमाउंट में रहता है। अब दोनों को मिक्स किए, एक मिक्स का एक अमाउंट होगा, जो लार्जर अमाउंट में है उसमें कम अमाउंट में, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट का एक अमाउंट होगा, तो उसे हम कहते थे कॉन्सेंट्रेशन। उसे हम कहते थे कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन है amount of solute in the fixed amount of solvent और सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन का एक फिक्स अमाउंट ले, या फिर सॉल्वेंट का एक फिक्स अमाउंट ले, उसमें कितना सॉल्यूट मिक्स है वो डिफाइन करता है कॉन्सेंट्रेशन। वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को जो टर्म डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसका काम क्या है? डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन, डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन। और एक बात है कि कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म से एक बाल्टी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर दी, वहां से अगर एक चम्मच भी हम ले
उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगा। वहां से अगर एक चम्मच भी हम ले उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो सॉल्यूशन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास? कुछ तो मोल बेस है, कुछ तो वेट बेस है, कुछ वॉल्यूम बेस है, और कुछ उससे भी ज्यादा कुछ बाकी का हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन का हमने 1 लीटर लिया, उसमें सॉल्यूट का जो मोल्स होगा, उसमें सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वही हो जाएगा हमारा मोलैरिटी। तो इसको हम न्यूमेरिकली कैसे लिख सकते हैं? इसको हम न्यूमेरिकली, मोलैरिटी का साइन होता है कैपिटल एम, तो इसको हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करेंगे, पहले ही कह दिएगा, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर नीचे है, इसे हम अगर एमएल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें एमएल में गिवन है, हमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसे वो एमएल में गिवन है, लेकिन हमें मोलारिटी के लिए तो चाहिए लीटर, तो उसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इंटू 1000, यही हो जाएगा। क्योंकि हमें मोलारिटी के लिए लीटर में वॉल्यूम चाहिए, अगर गिवन है कि एमएल में गिवन है तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो हम वो अगर बैठा है वॉल्यूम की जगह तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है मॉलिक्यूल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मोल्स के मतलब हमें क्या पता है? मोल्स मतलब हमें पता है कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूट का मोल कहा गया है, तो सॉल्यूट का गिवन मास बाय सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो इसको और भी हम लिख सकते थे कि m इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, ऊपर 1000 था हमारा, तो 1000 था, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा मोलैरिटी, ये हो गया हमारा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का पहला जो हमने लिखे थे कि m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने मोल्स निकालने के 3 तरीके पढ़े थे वाईपीएम पे, हमें मोल्स निकालने के 3 तरीके पता है। एक तो है गिवन मास से, एक तो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से, एक तो है गिवन वॉल्यूम से। और यहाँ से हमें नया एक तरीका मिल जाता है कि अगर अगर हमें वॉल्यूम टर्म को इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें मोल्स निकालने का और एक तरीका मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स निकालने का दूसरा एक तरीका मिल गया। अब जब मोलैरिटी गिवन है उसे हमें डिफाइन करना आना चाहिए। मोलैरिटी गिवन हो तो उसे हमें डिफाइन करना आना चाहिए। अगर हमें कह दिया जाए कि एक्स मोलर NaCl सॉल्यूशन, एक्स मोलर NaCl सॉल्यूशन, हमें ये नहीं कहा गया कि कितना सॉल्यूशन है, क्या है, कुछ नहीं कहा, हमें सिर्फ कहा गया एक्स मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो हमें क्या पता है? मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स मोलर मतलब एक्स मोल ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl ही सॉल्यूट है। एक्स मोल ऑफ NaCl, NaCl सॉल्यूट एक्वास NaCl सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्वेंट मेंशन कर रहे हैं। एक्स मोलर एक्वास NaCl सॉल्यूशन, एक्वास NaCl सॉल्यूशन। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि एक्स मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी के टर्म में ही 1 लीटर है, कि मोलैरिटी का मतलब ही है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स मोलर अगर इनिशियल सॉल्यूशन का है दिया गया एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं एक्स मोल ऑफ इनिशियल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद कितना सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन के बारे में वो बात कर रहा था, वो हमें पता नहीं है, चलेगा। वो हमें पता नहीं है, चलेगा। हम क्या कह सकते हैं, जिस सॉल्यूशन का बात तुम कर रहे हो, उस सॉल्यूशन का अगर 1 लीटर लिया जाए तो उसमें एक्स मोल ऑफ इनिशियल रहेगा, क्योंकि एक्स मोलर कहा गया है। जिस सॉल्यूशन का बात हो रहा है उसका अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जाए, उसमें एक्स मोल इनिशियल रहेगा। तो क्या है, एक्स मोलर एक्वास इनिशियल सॉल्यूशन मतलब एक्स मोल ऑफ NaCl in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता नहीं है कितना सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम के बाद वो लोग कर रहे हैं, उससे हमें कई घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। हमें एक्स मोलर कह दिया गया है, तो हम कह देंगे कि हाँ, अगर उस सॉल्यूशन का 1 लीटर है तो उसमें एक्स मोल ऑफ NaCl है। ठीक है। अब हाँ, मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम जो है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, तो इधर उधर 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 भागने लगता है। तो भागने लगेगा मतलब उसका जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। मतलब वॉल्यूम का जो टर्म है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो मोलैरिटी में वॉल्यूम का टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर as the volume is temperature dependent। ताकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट था और मोलैरिटी की टर्म में वॉल्यूम आता है, तो मोलैरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम। तो क्या होगा, मोल, और वॉल्यूम किस में ले रहे थे हम, लीटर में, पर लीटर। यहाँ पे अगर कहा जाए कि मोल से एमएल में ले रहे थे, एमएल को कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से तो ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, वो भी तो लीटर में ही कन्वर्ट हो गया। तो मोल्स पर लीटर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। तो ये था पूरा मोलारिटी का कहानी, कि मोलारिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब मोलार किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी कह दिया जाए तो उसका वॉल्यूम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको डिफाइन करना चाहिए, हमें उसको डिफाइन करना नहीं चाहिए वो क्या कहना चाहता है। मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है मोलारिटी, कोई सॉल्यूशन का मोलारिटी गिवन है तो वो क्या कहना चाहता है वो सुनना हमें जरूरी है, वो समझना हमें जरूरी है। कि अगर एक्स मोलर एक्वा सेंसियल कह दिया गया तो हम कह सकते हैं कि एक्स मोल है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तुम्हारे पास कितना है हमें पता नहीं, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन का अगर 1 लीटर ले ले हम, तो उसमें एक्स मोल इनिशियल रहेगा। ठीक है, ये था मोलैरिटी। तो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी को डिफाइन किया जाता है छोटा एम से। मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे थे, नीचे हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे थे, और मोलैलिटी में हम नीचे ले रहे सॉल्वेंट का मास। मोलैलिटी में हम नीचे ले रहे सॉल्वेंट का मास, तो इसको न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं। फिर न्यूमेरिकली हम लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। हमने पहले ही कह दिया था कि सॉल्यूट को हम पूरा चैप्टर में बी से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे। तो
इसे हम और भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन है तो उसको केजी करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। और हमें पता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले भी किया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो ही बैठा देंगे हम कि मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000, और नीचे ये है मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ये हो गया हमारा मोलैलिटी का इक्वेशन। फिर से ये हो गया हमारा मोलैलिटी का इक्वेशन। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। उसको फिर हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट किए, नंबर ऑफ मोल्स को जैसे गिवन मास से निकालते हैं वैसे निकाले, वो सब कर दिए। फिर से यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक नया तरीका मिल सकता है। जो पहला वाला इक्वेशन में लिखे थे, न्यूमेरिकल लिखे थे, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट को अगर इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। हम ये भी लिख सकते हैं। हमें ये आपसे मिल गया मोलैलिटी निकालने का, सॉरी, मोल्स निकालने का और एक नया तरीका मिल गया। ठीक है, अब जैसे हम मोलैरिटी को डिफाइन कर रहे थे, मोलैलिटी को भी डिफाइन करना चाहिए। अगर कह दे कि एक्स मोल, एक्स मोलाल, मोलैलिटी को एक्स मोलाल, मोलाल किया जाता है या फिर छोटे एम से डिनोट किया जाता है, इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन, एक्स मोलाल इनिशियल सॉल्यूशन। हमें क्या पता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर एक्स मोलर कह दिया, क्या हमें पता नहीं सॉल्यूट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या है, हमें कुछ पता नहीं, हमें सिर्फ कह दिया गया एक्स मोलर, तो हम क्या कह सकते हैं, हमें पता नहीं कि कितना सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट है, अगर उस सॉल्यूशन में 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट है, तो उसमें एक्स मोल ऑफ इनिशियल भी है। तो जो टर्म है एक्स मोल ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, ये यही डिफाइन करता है कि एक्स मोल ऑफ इनिशियल इज प्रेजेंट 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक्स मोल ऑफ इनिशियल ये क्या कहता है कि एक्स मोल ऑफ इनिशियल इज प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या, तो फिर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, क्या है, मोल्स बाय केजी, मोल पर केजी, या फिर इसे मोलाल भी कहा जाता है। और यहाँ पे कोई वॉल्यूम का टर्म है नहीं, मोलैलिटी में कोई वॉल्यूम का टर्म है नहीं, मोलैलिटी में ऊपर मोल्स है, नीचे मास है। अब टेम्परेचर से ना मोल को कोई फर्क पड़ता है ना मास को कोई फर्क पड़ता है, तो ओवरऑल मोलैलिटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोलैलिटी जो है वो हमारा हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो मोलैलिटी हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो अभी तक हमने दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े। किसी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए उसको दो टर्म में ही हम निकाल सकते हैं, कि मोलैरिटी में भी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी में भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि मोलैलिटी गिवन है या फिर मोलैरिटी गिवन है और दूसरा निकालना है, तो उसका कुछ रिलेशन होगा। हाँ, रिलेशन तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिलेशन से ज्यादा अगर हम चीजों को समझ ले और उसी तरीके से समझ के अगर करने चाहे तो ज्यादा आसानी होगा, ज्यादा इजीली हम कर पाएंगे। तो
वही हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, कहा गया है कि ए कॉम्पाउंड एच विथ मॉलिक्यूलर वेट 80 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी और लिखा है ऑफ होगा, डेंसिटी ऑफ 0.4 ग्राम पर ml। तो सॉल्वेंट का डेंसिटी गिवन है, तो हम लिख लेंगे सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट कर रहे थे, सॉल्वेंट का डेंसिटी गिवन है 0.4 ग्राम पर ml। और क्या कहा गया कि assuming no change in volume upon dilution, the molality of 3.2 मोलर सॉल्यूशन, मोलैलिटी पूछा गया है और मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी गिवन है 3.2। अगर मोलैरिटी 3.2 है तो हमारा अंडरस्टैंडिंग से हम क्या कह सकते हैं कि 3.2 मोल्स ऑफ HX इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हम कह सकते हैं कि 3.2 मोल ऑफ HX है 1 लीटर सॉल्यूशन में। और हमें पूछा गया मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का मतलब क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और HX जो है, और वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, यही था। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ पे सॉल्वेंट का डेंसिटी गिवन है, यहाँ पे सॉल्वेंट का डेंसिटी गिवन है, और जो मोलैरिटी टर्म गिवन था वहां से हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब ही है 1 लीटर सॉल्यूशन में। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बात कहा गया कि एज्यूमिंग नो चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स करने के बाद भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो उसे हम क्या कर देंगे, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी है 1 लीटर, और सॉल्वेंट का हमें वॉल्यूम मिल गया, हमें सॉल्वेंट का डेंसिटी पता है, और डेंसिटी का मतलब है मास बाय वॉल्यूम, हमें चाहिए मास, तो हम क्या देंगे, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, डेंसिटी क्या है 0.4, 0.4 इंटू 1 लीटर, और डेंसिटी है ग्राम पर ml में, तो 1 लीटर को भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 ml, तो वॉल्यूम बेटा देंगे 1000 टू डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा 400 ग्राम। तो अब हमें मोल्स मिल गया, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, तो मोलैलिटी निकालने में और क्या, 3.2 बाई 400 इंटू 1000, 3.2 बाई 400 इंटू 1000 हमें मिल गया। तो इसको काट देते, तो 4 8 जा 32, तो 0.8 होगा क्योंकि पॉइंट था एक, तो ये हो जाएगा 8, ये जगह 8 मोलल, ठीक है। तो हमारा डेंसिटी गिवन था, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था, और कह दिया था वही है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल, और मोलैरिटी गिवन था, वहां से हमें मिल गया मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो फिर हमने कैलकुलेट करके हमें मास मिल गया, हमें मोल्स मिल गया, हमें मोलैरिटी मिल जाएगा आसानी से। तो ये तो तरीका है कि हम अगर चीजों को समझ ले, समझ के की समझ के करें, ये एक तरीका है। और एक तरीका है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, वहां पे बैठा देंगे तो कर लेंगे। हाँ, फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फॉर्मूला याद नहीं रख के अगर हम चीजों को समझ के करें तो आसान होगा, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत कुछ, अगर कुछ हमें समझ के कर पा रहे हैं और उसमें ज्यादा टाइम खर्च नहीं हो रहा है तो समझ के करना ज्यादा सही होगा। फिर भी फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला यही कहते हैं कि रिलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो फॉर्मूला है वो है
मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m बाय 1000 into density minus molarity into mb, molar mass of the solute। ठीक है, तो यहाँ पे m है हमारा मोलैरिटी और mb है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और हमारा जो डेंसिटी है वो है सॉल्यूशन का डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये और एक तरीका हो गया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ये हो गया रिलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो एक तो हम डायरेक्ट चीजों को समझ के कर सकते हैं और दूसरा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दिए और कर लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन समझ में आए। हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमारा है मोल बेस और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन है क्या कि मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है दोनों का ही एक इंडिविजुअल मोल्स होगा, दोनों का ही एक इंडिविजुअल मोल्स होगा। तो किसी का मोल फ्रैक्शन मतलब है कि अगर हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा कि टोटल मोल्स का कितना और सॉल्वेंट का मोल, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल। तो क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ द कंपोनेंट, मोल ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, मोल ऑफ द कंपोनेंट टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम सॉल्वेंट का मोल का बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल बाय टोटल मोल जो है सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल। ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन की बात हो रहा है तो हो जाएगा सॉल्यूट का मोल बाय सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल। ये हो गया हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो अगर दोनों का हम ऐड करें एक्स ए और एक्स बी को ऐड करें, नीचे एन ए एन बी और हमारे नीचे आ जाएगा, ऊपर है एन ए प्लस एन बी, तो दोनों में ऐड करके आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, सॉरी ये एक्स बी होगा क्योंकि हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन की बात करें, तो एक्स बी इजिकल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है कि जिसका मोल फ्रैक्शन का बात हो रहा है उसका कितना मोल है टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन है जिसका मोल फ्रैक्शन का बात हो रहा है उसका कितना मोल है टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। और एक बात है कि कोई भी प्योर का अगर मोल फ्रैक्शन करे, कोई भी प्योर का अगर मोल फ्रैक्शन करे उसका मोल फ्रैक्शन 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ प्योर component is equal to 1। 1 क्यों आएगा, अगर हम एक्स मोल, हम प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि प्योर ऑक्सीजन एक्स मोल ऑक्सीजन लिए तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय टोटल मोल्स, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन है टोटल मोल्स में भी सिर्फ मोल ऑक्सीजन का ही मोल्स आएगा, मतलब एक्स बाई एक्स दैट इज 1। ये जगह हमारा इसीलिए होता है कि प्योर कोई कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंटेज। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज है क्या? परसेंटेज मतलब क्या? परसेंटेज मतलब 100 में से कितना। परसेंटेज मतलब 100 में से कितना। तो अगर मास परसेंटेज कहा जाए तो 100 ग्राम वेट में कितना। तो मास परसेंटेज है कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज मतलब ही तो 100 में से कितना। तो मास परसेंटेज का मतलब है ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो हमारा मास परसेंट, और मास परसेंट का डिनोट कैसे किया जाता है? मास परसेंट को डिनोट किया जाता है परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली डिराइव करें, न्यूमेरिकली लिखने जाए तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो क्या हो गया? 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है मिल गया, हमें चाहिए 100 ग्राम में, तो इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है कि परसेंटेज मतलब 100 में कितना है, तो मास परसेंटेज क्या गया, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट। कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वही है ना कि कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में। तो अगर मास परसेंटेज कहा गया तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है। तो इसे भी हमें डिफाइन करना चाहिए। अगर हमें कहा कह दिया जाए कि 5% 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू NaCl सॉल्यूशन। हमें पता है कि मास परसेंटेज का मतलब ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें कहा नहीं गया कि कितना सॉल्यूशन का बात हो रहा है, तो उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हमें 5% कह दिया गया तो हम कह देंगे कि 5 ग्राम NaCl है, 5 ग्राम NaCl है तेरा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तेरे पास कितना सॉल्यूशन है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे पास जो सॉल्यूशन है उसका अगर 100 ग्राम लिया जाए, उसका अगर 100 ग्राम लिया जाए तो उसमें 5 ग्राम ऑफ NaCl रहेगा। ऐसे हमें डिफाइन करना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म जो है उसे हमें अच्छे से डिफाइन करना चाहिए कि 5% बोल दिया गया है मतलब 5 ग्राम है कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और सिमिलर और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है सिमिलर। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? ये मास बाय मास है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और इसका यूनिट क्या होगा? मास बाय मास है तो यूनिट लेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट और एक कॉन्स्टेंट टर्म है जो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वही है कि हम पहले मास परसेंटेज के मतलब हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम है तब हम 100 ml की बात करेंगे। सेम ही है, जब हम कितना ग्राम है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कह रहे थे, तो अब कहेंगे कि कितना ml है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज की बात हो रही है मतलब 100 में ही हो। तो क्या है? वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम, सॉरी 100 ml, वॉल्यूम का बात हो रहा है तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम न्यूमेरिकली लिखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम परसेंटेज को ऐसे डिनोट किया जाता है परसेंट V बाई V, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात हो रहा है, तो परसेंट V बाई V। तो अगर हम इसे न्यूमेरिकली डिराइव करने जाए, न्यूमेरिकली लिखने जाए, तो परसेंट V बाई V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें मिल गया कि 1 ml में कितना ml है, दोनों ही ml में होगा, दोनों ही ml में होगा। तो 1 ml में मिल गया, 1 ml सॉल्यूशन में कितना मिल गया, तो हमें चाहिए 100 ml में, तो इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंट बाई परसेंट का सॉल्यूशन। ठीक है।
तो अगर हमें कह दिया जाए कि 5% V by V NaCl सॉल्यूशन, तो सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 ml, सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि तेरे पास कितना है पता नहीं, लेकिन अगर तेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ml ऑफ NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन, ये कह सकते हैं। लेकिन 100 ml सॉल्यूशन ये कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ मास का बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का बात हो रहा है। और हमने पहले ही देखा कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जो वॉल्यूम परसेंटेज टर्म होगा वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और सेम ही है, मोल ml by ml है, तो उसमें भी इसका भी कोई यूनिट नहीं रहेगा, इसका भी कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड यूनिटलेस। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड यूनिटलेस, ठीक है। ये होगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके बाद जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। अभी हम मास परसेंटेज की बात कर रहे थे और वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे थे। एक में सिर्फ मास का बात हो रहा था, एक में सिर्फ वॉल्यूम का बात हो रहा था। अगर स्ट्रेंथ का बात आ जाए तो हो जाता है मास बाय वॉल्यूम। और परसेंटेज स्ट्रेंथ मतलब वही हो गया, मास बाय वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम लेंगे हम सॉल्यूशन का, मास लेंगे हम सॉल्यूट का, मतलब ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100%, क्योंकि परसेंट है, क्योंकि परसेंट है। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन का बात कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, वही आ जाएगा परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। और परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाता है परसेंट डब्ल्यू बाई भी से, डिनोट किया जाता है परसेंट डब्ल्यू बाई भी से। इसका मतलब क्या है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्यूट और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम न्यूमेरिकली कैसे लिख सकते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई भी इज इक्वल टू grams of solute by volume of solution in ml। तो हमें क्या मिल गया कि 1 ml में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, हमें चाहिए 100, तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंट बाय स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म है, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, और ऊपर नीचे दोनों टर्म अलग अलग है तो इसका एक यूनिट रहेगा। यूनिट क्या रहेगा, ऊपर ऊपर ग्राम है नीचे ml है, तो यूनिट हो जाएगा ग्राम पर ml, यूनिट हो गया हमारा ग्राम पर ml। और ताकि वॉल्यूम का टर्म है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म है तो ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। अब उस हमें ऐसे ही कहा जाए कि 5% डब्ल्यू बाई भी NaCl सॉल्यूशन, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें पता नहीं तेरे पास सॉल्यूशन कितना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 5 ग्राम है, 5 ग्राम NaCl है, 5 ग्राम NaCl है। अगर तेरा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि 5 ग्राम NaCl है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यही था हमारा परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। यही परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ कहना चाहता है कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाला तीन कॉन्स्टेंट टर्म था जो हो गया। नेक्स्ट है हमारा पीपीएम एंड पीपीबी। तो पीपीएम क्या है एंड पीपीबी क्या है। पीपीएम है, पीपीएम को कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब होता है 10⁻⁶। तो पीपीएम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। मतलब 1 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम है इनटू मिलियन,
10⁶ इंटू मिलियन 10⁶। और पीपीबी सेम है, सिर्फ यहाँ पे मिलियन की जगह बिलियन है। यह है पार्ट्स पर बिलियन। और ये क्या हो जाएगा? पीपीबी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁹। ये हो गया हमारा पीपीबी। तो जनरली 10⁶ और 10⁹ से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बहुत बड़ा वैल्यू आएगा कांस्टेंट टर्म का। तो ये क्यों? क्योंकि ये यूज किया जाता है जहाँ पे तेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, बहुत इतना लो है कि नॉर्मल जो कांस्टेंट टर्म है, कन्वेंशनल जो कांस्टेंट टर्म है, उससे हम डिफाइन करने जाए तो कोई फिजिबल वैल्यू नहीं आ सकता, तब हम इसे यूज करते हैं। तो कहाँ यूज होता है? जहाँ पे कॉन्सेंट बहुत कम है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्लोरीन इन वाटर, पॉल्यूशन इन एयर। कहाँ का यूज होता है? पॉल्यूशन इन एयर, पॉल्यूशन इन एयर। और क्या यूज होता है? क्लोरीन इन वाटर, क्लोरीन इन वाटर। ये सब जगह ये दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, बहुत बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हम कॉन्वेंशनल कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करें तो इतना फिजिबल वैल्यू नहीं आएगा, तो इसीलिए ये यूज किया जाता है, तो वैल्यू थोड़ा बड़ा हो जाए और फिजिबल हो, वैल्यू थोड़ा फिजिबल। ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस कॉन्स्टेंट टर्म, उससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोलैरिटी गिवन है, एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी मांगा गया है, उसका गिवन है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ में। डब्ल्यू बाई वी मतलब परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ में। H2SO4 है, उसका परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ में गिवन है, और उसका मोलैरिटी मांगे है। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन तो होता है, लेकिन हम करेंगे समझ के, चीजों को समझ के करेंगे। अ, हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये गिवन है 10% डब्ल्यू बाई वी H2SO4 गिवन है, तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और मोलैरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमें मोल्स का वेट पता है कि 10 ग्राम है 100 ml, और वॉल्यूम वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। तो हमें सिर्फ अब निकालना है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स निकालने के लिए क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98। हाइड्रोजन के लिए 2, 32, तो 64, तो ये हो जाता है 98। H2SO4 का होता है 98, तो 10/98, 10/98 ये हो जाएगा हमारा मोल्स। तो हमें मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोल्स 10/98 इंटू 1000, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 100 ml है। ये हो गया। ये बैठा के कैलकुलेशन करेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा। कैलकुलेशन करने से आसान से मोलैरिटी आ जाएगा, और आशा करता हूँ कैलकुलेशन आता होगा सबको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि द मोलैरिटी ऑफ 98% H2SO4 और डेंसिटी गिवन है 1.8 ग्राम पर ml। ग्राम डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.8 ग्राम पर ml, और यहाँ पे 98% W/W। हाँ, अब सही है। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन एक गिवन है 98% W/W, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पूछा गया है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई होता है, तो हमें ग्राम में है, इसको सॉल्यूशन का ये ग्राम में है, मतलब मास में है, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सॉल्यूट का भी ग्राम में है, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो सॉल्यूशन का मास गिवन है तो वहां से मोल्स निकालना चाहे तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास है हमारा 98 और H2SO4 के लिए मोलर मास होता है 98, तो ये भी हो जाएगा 98, तो ये हो गया हमारा 1 मोल। और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का आ गया, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है 1.8 ग्राम पर ml, और हमें पता है डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम का बात हो रहा है तो मास बाय डेंसिटी, मास है हमारा 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.8, तो हमें वॉल्यूम भी मिल गया, ये आएगा ml में, तो वॉल्यूम भी मिल गया। तो अब हम मोलारिटी के इक्वेशन में ही बैठा देंगे कि 1 हमारा मोल्स था 1 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम है हमारा 100 बाय 1.8, तो 1.8 ऊपर आएगा, 2020 कटा 1.8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 18 मोल है, 1.8 इंटू 10 तो 18 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कन्वर्सन था, यहाँ पे भी कन्वर्सन था जो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टर्म का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वहां से हमने कर दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन मिक्सचर, इन अ मिक्सचर दो बार हो गया, इन अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो दोनों का ग्राम गिवन है और मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो हमें क्या पता है, मोल फ्रैक्शन अगर ऑक्सीजन पूछा गया है और मिक्सचर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ये क्या जगह, एक मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, तो हम क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का आ गया है, तो इसका मोल्स निकालना चाहे तो ग्राम गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14, तो ये जगह 0.5, और ऑक्सीजन का 8 ग्राम गिवन है तो वहां पे भी अगर मोल्स निकालने जाए तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, ये भी हो जाएगा 0.5। तो ये वैल्यू हम बैठा देंगे यहाँ पे 0.5 बाय 0.5 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। ये बेसिक सा क्वेश्चन था कि दो मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गिवन है, ऑक्सीजन का मास बोल दे, नाइट्रोजन का मास बोल दे, तो वहां से दोनों का हमने मोल्स निकालने और सिंपली मोल फ्रैक्शन का जो इक्वेशन था वहां पे बैठा के हमें मिल गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन 8 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व इन 152 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल देन कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज पूछा गया, मतलब परसेंटेज W/W। हमें इसका मतलब क्या पता है कि मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, हमें ये पता है, तो हम यही करेंगे कि मास ऑफ द सॉल्यूट कितना गिवन है, जो अमाउंट कम है ये 8 ग्राम है, तो ये सॉल्यूट का मास हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा हमारा 8 ग्राम, और मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मास कितना है 152 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 152 प्लस 8 दैट इज 160 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें मिल, मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमें मिल गया इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, 5, ये जगह 5%। तो दोनों का मास गिवन था, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास गिवन था, तो मास परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि ना नहीं था तो हमने सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास को ऐड कर दी, वही हो गया हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही तो यही है कि उसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, तो दोनों का टोटल मास ही हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आता। नेक्स्ट, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, और एक प्रीवियस है, नीट का प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा क्या गया है, कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ना 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूट क्या है, घंटा कुछ नहीं कहा, सिर्फ पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन कितना है 1 मोलर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इससे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोलर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा मतलब वाटर का सॉल्यूशन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी सॉल्यूट है उसका 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg H2। तो एक तो हमें सॉल्यूट का मोल मिल गया, सॉल्यूट का मिल गया 1, और सॉल्वेंट का जो मास मिला है हमें,
सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है, सॉल्वेंट का जो मास मिला है हमें वो है हमारा 1 kg, या फिर कह सकते हैं 1000 ग्राम। तो हमें सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए, मोल मतलब गिवन मास जो है 1000 ग्राम बाई मोलर मास। अब वाटर जो है, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000/18 इंटू ये होता है 55.55। तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस 55.55, दैट विल बी 1/56.55। ये हो गया हमारा आंसर, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्स्टेंट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी किसी किसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझ ले तो नॉर्मेलिटी कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो नॉर्मेलिटी मतलब क्या कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे कुछ नया टर्म आ जाता है जो ग्राम इक्विवेलेंट, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी जैसा था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा ही नॉर्मेलिटी है। मोलारिटी केस में मोल्स यूज हो रहा था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो रहा है। तो हम अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकाल ले तो बाकी को सॉर्टेड है, बाकी का तो सॉर्टेड। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू न्यूमेरिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 1000। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें पता नहीं कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। एक्चुअली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास भी क्या है हमें पता नहीं, तो इक्विवेलेंट मास ऐसे निकलता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है वो भी हमें पता नहीं, तो एन फैक्टर है क्या? एन फैक्टर एक्चुअली वैलेंसी फैक्टर है जो एसिड बेस सॉल्ट के लिए अलग अलग से निकालना पड़ता है। तो अगर एसिड का बात हो रहा है, एसिड का बात हो रहा है, तो एन फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, कि कितना H प्लस है जो रिप्लेसेबल है, वो हो जाएगा हमारा एन फैक्टर के बराबर। कि अगर हम H2SO4 के बात करें, H2SO4 का बात करें, तो उसमें 2 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। अगर हम HCl का बात करें तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। ऐसे हम CH3COH का बात करें तो हमें क्या पता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका भी एन फैक्टर हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर हम बेस के बात करें, अगर हम बेस के केस में बात करें तो बेस में होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। तो अगर NaOH का बात हो तो इसमें एक ही NaOH है जो रिप्लेस हो सकता है, तो N हो जाएगा वो 1। ठीक है, CaOH का होल 2, तो N कितना हो जाएगा 1। ये तो हो गया हमारा एसिड एंड बेस और सॉल्ट, और होता है
सॉल्ट। सॉल्ट के केस में है क्या कि कोई भी सॉल्ट है तो वो आयोन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका मॉल्टन स्टेट या फिर एक्वा स्टेट में आयोन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम कैटायन को पकड़ लेंगे या फिर एनायन को, किसी एक को पकड़ के उसमें टोटल चार्ज कितना है वो देख लेंगे। तो जो टोटल चार्ज होगा, या फिर कैटायन का निकालो या फिर एनायन का, किसी एक का टोटल चार्ज जो होगा वही हो जाएगा उसका एन फैक्टर। कि टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। हमें इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर CaCl2 का बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर कैसे होता है, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो अगर हम कैटायन का बात करें, कैटायन का ऊपर चार्ज है 2 प्लस, तो इन फैक्टर हो जाएगा 2। अगर कोई एनायन का बात करें, एनायन के ऊपर एक एनायन के ऊपर चार्ज है 1 माइनस, और दो एनायन है, इसलिए दो एनायन का टोटल चार्ज होएगा 2 माइनस। तो उसका मॉड लेते हैं तो हो जाएगा 2, तो इसका इन फैक्टर हो जाएगा 2, कैटायन के ऊपर जो चार्ज है या फिर एनायन के ऊपर जो चार्ज। तो क्या होगा, एक का ऊपर जितना चार्ज है इंटू नंबर ऑफ आयन, कैटायन पकड़ू या फिर एनायन पकड़ू, उसका टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो इनफैक्टर 2 हो जाएगा। अगर एनायन के साइड से हम देखें कि एक एनायन के ऊपर 1 माइनस चार्ज है, तो दो एनायन के ऊपर चार्ज होगा 2 माइनस, दो एनायन के लिए चार्ज होगा 2 माइनस, तो इनफैक्टर हो जाएगा 2। किसी भी साइड से देखो तो इनफैक्टर 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में पहले तो हमें जो सॉल्यूट गिवन होगा उसका इन फैक्टर निकालना पड़ेगा। एसिड, बेस और सॉल्ट के बेसिस में उसका इन फैक्टर निकालना पड़ेगा। और इन फैक्टर कैसे निकाले, एसिड होगा तो उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, बेस होगा तो उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, और सॉल्ट होगा तो उसको डिसोसिएट करके देखेंगे, फिर उसमें कैटायन का टोटल चार्ज या फिर एनायन का टोटल चार्ज। ठीक है, ऐसे हमें इन फैक्टर मिल जाएगा। फिर उस एन फैक्टर को यूज करके हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास क्या है कि मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास तो हमें पता है, सॉलिड का मोलर मास क्या होता है तो हमें पता होगा, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, और हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। अब उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास, कुछ तो एक मास गिवन होगा कि इतना हमने डिसॉल्व किया, तो गिवन मास बाय जो इक्विवेलेंट मास हमने निकाला, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर मिल गया तो नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे 1000 क्या लिखा है, 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1000 गलत लिख दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1000 का से। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में दो चार स्टेप है। पहले तो हमें इन फैक्टर निकालना है, फिर वहां से इक्विवेलेंट मास निकालना है, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, फिर उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक लीटर में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो कैलकुलेट करेंगे, तो वही हो जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है, ये 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व इन वाटर and make 100 ml of solution. What is the normality of the solution? तो क्या क्या गिवन है, हम पहले लिख लेते क्या क्या गिवन है। पहले तो मास ऑफ द, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है जो है 49 ग्राम, और गिवन है क्या है, डिजोल्व इन वाटर एंड मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। उससे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने से फर्स्ट स्टेप है हम निकालेंगे एन फैक्टर। H2SO4 में दो रिप्लेसेबल है H प्लस है, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2, एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना है H2SO4 के लिए, बार बार कह रहा हूँ, H2SO4 के लिए मोलर मास 98 होता है, तो 98 बाई 2 दैट इज 49, इक्विवेलेंट मास मिल गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास दैट इज 49, तो हो गया 1। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो ml में रहा तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मोलारिटी में था 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10 नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, तो आ गया। हाँ, यहाँ पे जैसे लीटर में लिए तो ऊपर कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर लेकिन हम इसको ml में लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 करना पड़ेगा, इंटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मोलालिटी में कर रहे थे ऐसे ही इंटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मिल गया, ये वाला मिल गया कि H2SO4 था, उसका एक मास गिवन था, तो H2SO का पहले हमने एन फैक्टर निकाले, फिर H2SO का मोलर मास निकाले कि 98 होता है, तो उसको एन फैक्टर से डिवाइड किया तो हमें इक्विवेलेंट मास मिल गया। अब इक्विवेलेंट मास मिल गया तो उसको गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड किए तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इंटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम एमएल में है, हमें मिल गया नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी निकालना है, तो इससे पहले मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन होता है देखिए। मोलैरिटी क्या मतलब होता है, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गलत लिख दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नॉर्मेलिटी का बात होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी का जो उलट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नीचे है तो उल्टा आएगा यहाँ पे, लीटर बाय मोल्स ऑफ, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो n बाई एम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हमें क्या पता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1 बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास का मतलब हमें क्या पता है, इक्विवेलेंट का मास मतलब होता है मोलार मास बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 1 बाय एन। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जगह नहीं है इस तरह। अब देख, एन फैक्टर ऊपर आएगा, एन फैक्टर ऊपर आएगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एन फैक्टर इंटू 1 बाय एन बी, दैट इज नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास का मतलब क्या होता है, एन फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स, तो ये और नंबर ऑफ मोल्स कट जाएगा, तो क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यही रिलेशन है, रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये है हमारा रिलेशन। तो मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी निकालने कहा गया है, तो इसका इन फैक्टर क्या होगा, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इन फैक्टर हो गया 3। नॉर्म मोलैरिटी कितना है, 1 मोलर, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा 1 इंटू 3, दैट इज 3 नॉर्मल। ठीक है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन समझ में है कि नॉर्मेलिटी का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, और मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को हमने डिवाइड कर दिया कि नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी कर दिए, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स आ गया।
तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट का मास मतलब है मोलर मास बाय इनफैक्टर, तो इनफैक्टर ऊपर चढ़ जाएगा, और वो गिवन मास बाय मोलर मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। इस तरफ मोलैरिटी के लिए एक नंबर ऑफ मोल्स नीचे था, ऊपर एक नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों कट गया तो रह गया इनफैक्ट। फिर नीचे जो इस तरफ जो मोलैरिटी था उसको इस तरफ लेके आए, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू इनफैक्ट। ठीक है, समझ में? तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये होता है स्ट्रेंथ। तो इसको न्यूमेरिकली कैसे लिखे कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर, ये याद रखना, स्ट्रेंथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लीटर में ले रहे हैं, लीटर में लेंगे। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा, ग्राम है और लीटर है तो यूनिट हो जाएगा यूनिट 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 हो जाएगा ग्राम पर लीटर। यूनिट हो गया ग्राम पर लीटर। तो अगर हमें कह दे कि स्ट्रेंथ ऑफ अ इनिशियल सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ अ इनिशियल सॉल्यूशन इज 5 ग्राम पर लीटर, 5 ग्राम पर लीटर। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब यही होगा कि हमें स्ट्रेंथ का मतलब पता है हमें, ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना है हमें उसे जानने की भी जरूरत नहीं है, कि 5, हम कह सकते हैं कि 5 ग्राम ऑफ इनिशियल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कि तेरे पास सॉल्यूशन कितना है उससे हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तूने काम हमें कह दिया कि 5 ग्राम पर लीटर है, मतलब 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन, बात खत्म। ठीक है, लास्ट जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है जो स्पेसिफिकली पारोक्साइड के लिए यूज होता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ परसेंट। कोई भी पारोक्साइड का बोतल अगर हम लेंगे उसमें लिखा होता है कि 20 V, जो V से डिनोट किया जाता है 20 V 30 V, तो उसका मतलब क्या होता है, जस्ट यही है। ये छोटा सा एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका ये डिनोट किया जाता है V से, डिनोट किया जाता है V से। तो इसका मतलब यही होता है कि वॉल्यूम ऑफ O2 in liter released from 1 liter of H2O2 at HTP, standard temperature and pressure, that is 25 डिग्री सेल्सियस एंड 180 pressure। ठीक है, तो अगर 1 लीटर H2O2 ले तो उसमें उसमें से कितना लीटर ऑफ O2 रिलीज हो, O2 गैस रिलीज होगा, उसी को हम कह देंगे कि स्ट्रेंथ, उसे हम कह देंगे स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब 1 लीटर से कितना लीटर रिलीज होगा, मतलब 1 लीटर से कैसे लीटर इंक्रीज हो सकता है, क्वेश्चन आ रहा है ना। हाँ, तो बात ऐसा है कि H2O2 लिक्विड होता है, H2O2 लिक्विड होता है और O2 गैस होता है, और फिर H2O2 हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उसमें O2 एक कंपोनेंट है और अलग एक ज्यादा तो हो सकता है, उससे ज्यादा कि ये लिक्विड से गैस में क्या वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। इसका मोलर वेट अलग है, उसका मोलर वेट अलग है, हमें पता है मोलर वेट से लीटर में जाने का तरीका, तो अलग तो हो सकता है ना, 1 लीटर H2O2 से ज्यादा O2 निकल सकता है। ठीक है, तो अगर हमें कह दे कि 20 V ऑफ H2O2, 20 V H2O2, तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 लीटर H2O2 है तो उसमें से 20 लीटर O2 रिलीज होगा फ्रॉम 1 लीटर H2O2। ठीक है, 1 लीटर H2O2 है तो वहां से 20 लीटर O2 रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म होता है। अब छोटा छोटा दो कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेंगे और नेक्स्ट दिन आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो
नेक्स्ट हमारा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो हमने मोलैरिटी पढ़ा। अब दो डिफरेंट मोलैरिटी का सॉल्यूशन, उसको हमने मिक्स कर दिया। तो फिर उस मिक्सचर का सॉल्यूशन, मिक्सचर का मोलैरिटी क्या होगा? तो हमने मान लिए कि इस डब्बा है, दो डब्बा है, दो डब्बे में दो सॉल्यूशन है, दो डब्बे में दो सॉल्यूशन है। तो इसका मोलैरिटी है M1, इसका मोलैरिटी है M2। इसमें नंबर ऑफ मोल्स है N1, इसमें का वॉल्यूम है V1। इसमें नंबर ऑफ मोल्स है N2, इसका वॉल्यूम है V2। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि M1 इक्वल टू N1 बाई V1, और इसके लिए लिख सकते हैं M2 इक्वल टू N2 बाई V2, या फिर लिख सकते हैं N1 इक्वल टू M1 V1, और इसके लिए लिख सकते हैं N2 इक्वल टू M2 V2, M2 V2, ये लिख सकते हैं। अब क्या हुआ कि हमने एक बड़ा सा डब्बा लिया, अब हमने एक बड़ा सा डब्बा लिया, उसमें दोनों को मिक्स कर दी, उसमें दोनों को मिक्स कर दी, मैं दोनों को मिक्स कर दे, तो क्या मोलारिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम जो होगा, जो नया वॉल्यूम होगा, वो दोनों का वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा, V1 प्लस V2। क्योंकि 10 ml ऑफ एक सॉल्यूशन और 20 ml ऑफ एक सॉल्यूशन के मिक्स कर दिए, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 30 ml, मतलब 10 प्लस 20, वही हो रहा है, वही हो रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे चेंज होगा कि इसमें 10 मोल था, उसमें 5 मोल था, मिक्स कर दे तो टोटल में 15 मोल, मिक्स कर दे तो टोटल में 15 मोल है, तो इसमें मोल्स होगा N1 प्लस N2। ठीक है, तो मोल नया जो सॉल्यूशन बना उसका मोलारिटी कितना होगा? मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स का मतलब हम क्या लिखते थे, हमें क्या पता था कि N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, और वॉल्यूम का मतलब पता था V1 प्लस V2। N1 से N2 का वैल्यू हमें पता है, वो बैठा देंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है, और यही हो जाएगा मिक्सचर का मोलैरिटी, यही हो जाएगा मिक्सचर का मोलैरिटी। ठीक है, समझ में? अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कि एक मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन था, उसमें हमने पानी मिला, उसमें हमने पानी डाल दिया, कि एक एक्वा सॉल्यूशन था इनिशियल का, उसमें हमने और भी पानी डाल दिया, तो उसका मोलैरिटी चेंज तो होगा ना, उसका मोलैरिटी चेंज, उसमें नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल जितना था वो तो सेम है, क्योंकि हमने इनिशियल और ऐड नहीं कर रहा है, तो जितना इनिशियल था उतना इनिशियल ही है नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होने के लिए मोलैरिटी का क्या चेंज होगा वो हमें देखना है। कि हमने आ, एक सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था पहले, जिसका मोलैरिटी था M1 और वॉल्यूम था V1 और नंबर ऑफ मोल्स था N। इस यहाँ पे हमने क्या किया, और भी सॉल्वेंट ऐड कर दिए, मतलब उसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट अगर कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसका मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ मोल सेम होगा। तो यहाँ से हमें क्या बताया, मोल्स, मोलैरिटी से मोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे भी मोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोल्स अगर सेम है, इन इन दोनों सेम है, तो दोनों को बराबर कर देते, दोनों को बराबर कर देते, दैट हो जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, अगर हमें एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, और नेक्स्ट सॉल्यूशन में हमने कितना मिक्स किया वो पता है, तो आसानी से हम आसानी से दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाल सकते हैं, डाइल्यूशन के बाद का मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा थ्योरी खत्म होता है, और छोटा छोटा दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा गया कि 1 मोलर ऑफ H2SO4 ऑफ ऑफ 1 मोलर H2SO4
is mixed with 2 molar H2SO4, what is the molarity of the mixture? ठीक, तो 1 मोलर H2SO4 को 2 मोलर H2SO4 से मिक्स किया जा रहा है, तो मिक्सचर का मोलरिटी क्या होगा ये पूछा गया है। वॉल्यूम कुछ नहीं कहा गया, तो हम मान लेंगे कि 1 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, एक का है, और दूसरे का है 2 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली मोल निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, एक में 1 मोल है, दूसरे में 2 मोल है, तो मिक्सचर में मोल होगा 3 मोल, और टोटल वॉल्यूम होगा, एक का वॉल्यूम 1 लीटर है, दूसरे का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 + 1 दैट इज 2 लीटर। तो मोलैरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम दैट इज 3/2, ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी। ठीक है, ठीक है, देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर then क्वेश्चन है 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 2 मोलर। एक मोलर सॉल्यूशन था जो डाइल्यूटेड इनटू 2 लीटर। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन? तो नया जो वॉल्यूम बना वो बना 2 लीटर, तो 1 मोलर मतलब 1 मोलर, और वॉल्यूम कितना था 1 लीटर होगा, वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा। m1 इक्वल टू 1 है और v1 इक्वल टू 1 लीटर ही होगा, और v2 2 लीटर मिल गया। तो हमें क्या पता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो अगर ये m1 है 1 इंटू 1 लीटर इक्वल टू m2 की है, m2 हमें निकालना है और v2 है 2, तो m2 इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 मोल। तो नया जो सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी हो जाएगा 0.5 मोल। 1 मोलर का एक सॉल्यूशन था, उसको 2 लीटर, 1 मोलर का सॉल्यूशन था मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन 1 लीटर, कोई वॉल्यूम गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे 1 लीटर। अब क्या करेंगे, उसको 2 लीटर में डाइल्यूट किया गया, तो दूसरा जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम मिल गया, तो उसका मोलैरिटी मिल जाएगा, क्योंकि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 हमें पता है, तो वहां से उसका मोलैरिटी मिल गया। ठीक है, आज यहाँ तक, यहाँ पे सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन का बाकी पैटर्न शुरू करें। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।